हम देख रहे थे कि सर जब हमारे पास ये एंट्रियाँ सारी आपने देख ली थी, एंट्रियाँ हम जनरल एंट्री वगैरह देख रहे थे, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको एक बताता हूँ कि अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमारे साथ कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगा। सबसे पहले हमारे साथ एक कोई भी ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा सर, हमारा लेन देन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेन देन। लेन देन का मतलब हम कुछ पैसे देंगे उसके बदले हम कुछ लेंगे, या हम कुछ आइटम देंगे उसके बदले हम पैसे लेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, लेन देन। कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ पे करती है या कुछ रिसीव करती है फॉर द सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम उससे कुछ लेंगे और उसको कुछ देंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन्स। और वो ट्रांजेक्शन्स यदि मेजरेबल है, मेजरेबल का मतलब क्या होगा, मेजरेबल का मतलब माप सकते हैं उसको। कि यदि मेजरेबल है तो ही हम उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ही हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि सपोज करो आपने गेहूं के बदले थोड़ा बाजरा ले लिया, तो वहां पर हम उस ट्रांजेक्शन को मेजरेबल नहीं कर सकते ना, कि भाई कितने का अमाउंट का बाजरा था और कितना गेहूं था, है ना। बट आप यदि पैसे में लेते हो, मॉनेटरी में लेते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, सर हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन के बाद में आप क्या करोगे, उसका एक जनरल एंट्री पास करोगे। क्या करोगे, लेजर जनरल लेजर, या जिसको हम जनरल एंट्री कह देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी बुक्स में एक जनरल एंट्री बनाओगे और उससे एक लेजर क्रिएट होगा, ठीक है। लेजर क्रिएट होगा कि जनरल एंट्री से उसमें उसकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग करने का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग करने का मतलब होता है कि आप उसमें डालोगे, एक लेजर में उसकी सारे ट्रांजेक्शन डालोगे। सर ये समझ में नहीं आया क्या होता है। कि सपोज करो मैंने सुरेश को 500 रुपये दिए, विजय को मैंने यहाँ पे 100 रुपये दिए, ठीक है। मैंने मान लो कि रश्मिका को यहाँ पर 1000 दिए। फिर मैंने वापस सुरेश को 500 रुपये और दिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर सुरेश को आपने 2 बार 500 रुपये दे दिए। तो आप क्या करो, सुरेश के खाते में जाओ और सुरेश का खाता बनाओ इस तरीके से, और वहां पर 500 रुपये दिखा दो कि आपने दिए। तो मैंने सपोज करो यहाँ पे दिखा दिया कि सुरेश को दिए हैं मैंने, तो 500 और 500 मैं कितना मांगता हूँ उससे, सुरेश से सर आप 1000 रुपये मांगते हो। इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। पोस्टिंग का मतलब होता है कि जिस खाते का नाम है उसके साथ आप लेन देन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन उसी लेजर अकाउंट में दिखाना चाहिए। आपके पास यदि 1 लाख केस है और आप केस में कोई आइटम खरीद रहे हो, तो सब सारा आइटम केस में से ही खत्म होता है। भाई यदि आपके पास 1 लाख केस है और आप फिर 10,000 मान लो कि लैपटॉप खरीद लेते हो, मोबाइल फोन खरीद लेते हो, कुछ खा लेते हो, तो आप क्या करते हो, उस 1 लाख में से ही लेस करते हो ना, कि भाई आपके पास केस 1 लाख ही था, हाँ सर। तो इसका मतलब यही हुआ कि सर हम पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी पोस्टिंग उस अकाउंट से रिलेटेड उस लेजर में ट्रांसफर कर देंगे, उस लेजर में कर देंगे, ठीक है। लेजर के बाद में क्या बनता है कि छोटी मोटी हमारे साथ गलतियां हो जाती है, कभी कभी हम छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हमें। तो हम क्या करेंगे सर, एडजस्टमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने होते हैं कि हाँ चलो कोई ट्रांजेक्शन भूल गए, या कोई ट्रांजेक्शन गलती से रिकॉर्ड कर दिया, या कुछ ऐसी एंट्री जो हम करना चाहते थे और वो गलती से दूसरे अकाउंट में चली गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद आप बोलोगे यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आप सारे जितने भी लेजर है उनका एक बैलेंस निकल के बाहर आएगा एक साथ, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। यानी ईयर एंड में हम क्या करेंगे, ईयर एंड में या डेट ऑफ कोई भी पीरियड है उसका एंड जब आप करते हो, तो सारे अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम ट्रायल बैलेंस में लेके आ जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स लेके आ जाएंगे। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारा क्या बन जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 5 कंपोनेंट पढ़ते हैं, हमारा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कॉम्प्रहेंसिव इनकम, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी, हमारा इक्विटी हो गया। और एक कौन सा हो गया, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रहेंसिव
इनकम, ये हम क्या बनाते हैं, 5 फाइनेंशियल कंपोनेंट बनाते हैं सर। ओके सर, नेट इनकम आएगी क्या, ट्रायल बैलेंस में। नेट इनकम ट्रायल बैलेंस में आएगी, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है वो चीज़, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में मतलब आपने, क्योंकि देखो नेट इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपकी जितनी भी सेल है और जितने भी खर्चे हैं, और उसके बाद में आपके पास जो पैसा बचा वही आपका नेट इनकम होता है। तो आप क्या करोगे, सारी सेल सारे खर्चे इस ट्रायल बैलेंस में आ जाता है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो निकल के आता है वो नेट इनकम ही होता है, और नेट इनकम हमारे उस ट्रायल बैलेंस में रहेगा, है ना। उससे आप कैलकुलेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर हम सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर जनरल एंट्री पास करेंगे, उसका लेजर बनाएंगे। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री का मतलब जैसे सपोज करो सुरेश को मैंने 500 रुपए दिए, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सुरेश अकाउंट डेबिट, टू केस, मेरी जेब से केस गया तो टू केस, तो यहाँ पे सुरेश का खाता एक अलग बना है और एक केस का खाता अलग बना है, तो मैं सुरेश के खाते में जाऊंगा और उसकी एंट्री करूं, ये तो जनरल एंट्री हो गई। और इस सुरेश के खाते में मैं क्या करूंगा, जाऊंगा और 500 रुपए और लिख दूंगा, तो इसका मतलब हो गया सर सुरेश के लेजर में जाके पोस्टिंग करना। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, लेजर में जाके पोस्टिंग करना। फिर केस कम हुआ तो सर केस के खाते में जाऊंगा और मैं उस लेजर में जाके उस 500 रुपए को लेस कर दूंगा कि मैंने मेरी जेब से दिए तो मेरी जेब से गया, वो गया तो सर मैं केस को कम करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड सर आप उस केस में पोस्टिंग कर रहे हो। और जब आपका पूरा साल खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के बाद आप छोटे मोटे एडजस्टमेंट करते हो, यदि ये सर करना जरूरी है करो तो करो, यदि आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखा है तो आपको पोस्टिंग या एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये एडजस्टमेंट करोगे तो आपके पास एक ट्रायल बैलेंस निकल के आएगा, और ट्रायल बैलेंस से आप ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लोगे, ठीक है। सर ये जो लेजर आपने बताया, ये लेजर होता कैसा है, तो लेजर हमेशा कैसा होता है, टी फॉर्मेट में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टी फॉर्मेट, इसको क्या बोलते हैं, टी फॉर्मेट, इसको हम क्या कहते हैं, टी फॉर्मेट में होता है सर ये लेजर अकाउंट। एक साइड डेबिट लिखते हैं, एक साइड हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसको टी फॉर्मेट कहते हैं, इसलिए देखो ये टी जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सर टी जैसा ही लग रहा है हमको, तो इसको हम टी जैसा ही बोलते हैं कि टी फॉर्मेट में, हम इसलिए बोलते हैं कि जितने भी हमारे लेजर होते हैं वो टी फॉर्मेट में होते हैं। यहाँ पर डेबिट का मतलब क्या हुआ कि सर हमारा कोई भी बैलेंस जो भी इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, हम देखेंगे कि कौन सा बैलेंस इंक्रीज होगा कौन सा बैलेंस डिक्रीज होगा, तो यहाँ जितने भी डेबिट के बैलेंस आएंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होंगे, और क्रेडिट का बैलेंस होगा वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। मजे की बात है कि सर जो हमारा एग्जाम होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो आपको ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। बट हम सिंपली, हमें पता होना चाहिए कि सर एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, और हम नॉर्मली जब अपन प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो इस तरीके से बनता है ये। यहाँ पर आपका डेबिट आ जाएगा और क्रेडिट आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। सर फिर यहाँ पे एक कॉलम और बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डेट, कि आपको कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो डेट भी तो याद रहनी जरूरी है, नहीं तो अगला वाला मुखर जाएगा कि हमें तो याद ही नहीं है कौन सी तारीख को दिया था आपने। तो आप बता सकते हो देखो इस तारीख को मैंने आपको दिया था, तो उसको याद आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से उसको बनाते हैं, और जो भी हम लेजर बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं ऊपर सुरेश अकाउंट, हम यहाँ पे सुरेश अकाउंट लिख देते हैं, तो ये इस तरीके से सुरेश का अकाउंट बनेगा, इस तरीके से सुरेश का अकाउंट बनेगा। ठीक है सर, हमने यहाँ पर गोल्डन रूल पढ़े थे, हमने यहाँ पे गोल्डन रूल पढ़े थे, गोल्डन रूल पढ़े थे सर, हाँ गोल्डन रूल पढ़ाए थे आपने। क्या क्या पढ़ाए थे कि सर हमारा गोल्डन रूल होता है, वो अकाउंट्स बताए थे कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। सर आपने हमें बताया था कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा पर्सनल, दूसरा होता है रियल, और तीसरा होता है नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल में हम देखते हैं कि किसी इंडिविजुअल का नाम, किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम, जैसे अपन, मेरा, आपका, सुरेश का, रमेश का, विजय का, जितने भी नाम इंडिविजुअल का नाम हो गया सर। हाँ सर, कोई फर्म का नाम हो गया तो वो भी इसमें आएगा, हाँ फर्म का नाम भी इसमें ही हो गया, जैसे दुकान वगैरह चलाते हैं ना अपन, कि दुकान का नाम हो गया या कंपनी का नाम हो गया, वो यहाँ पर हो गया सर फर्म का नाम। कोई इंस्टीट्यूशन का नाम, कोई भी हमारी इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, जैसे हम कोई स्कूल में जाते हैं, कोई आईआईटी हो गया, एमआईटी हो गया, ग्लिम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, सर वो भी नाम पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। ओके सर, रियल अकाउंट का मतलब सर हमारी एसेट्स, हमारी एसेट, जितनी भी हमारे एसेट्स होते हैं, चाहे करंट एसेट्स हो या चाहे नॉन करंट एसेट्स हो, ये सारे के सारे इसमें आती है।
नॉमिनल अकाउंट में हम सर क्या देखते हैं, हमारे एक्सपेंसेस देखते हैं यहाँ पे, और हमारे लॉसेस देखते हैं, एंड हमारे इनकम और गेन यहाँ पर देखते हैं नॉमिनल में। सर पर्सनल अकाउंट का आपने थंब रूल बताया था क्या, रिसीवर द डेबिट, रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट, कि जो रिसीव कर रहा है वो तो हमारा डेबिट हो जाएगा और गिवर जो है दे रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। हाँ सर, यहाँ पर क्या होता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, कि क्या आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और व्हाट गोज आउट ये हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये हमने थंब रूल पढ़े थे। इन थंब रूल को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल थंब रूल। इनको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल थंब रूल। इनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल थंब रूल, जो पहले जिस दिन से अकाउंटिंग चलती आ रही है ना उस दिन से ये बना हुआ है, इसको बोलेंगे हम ट्रेडिशनल थंब रूल। ओके, ये याद होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो सर इसका मतलब आप ट्रेडिशनल बोल रहे हो तो हमारे पास कुछ मॉडर्न भी होते हैं क्या, कुछ मॉडर्न भी होते हैं क्या, मॉडर्न टाइप के भी होते हैं क्या, कोई मॉडर्न रूल भी होते हैं क्या, तो आंसर इज यस, मॉडर्न रूल भी होते हैं। अब मॉडर्न रूल क्या होते हैं सर, ये भी तो बता दो। देखो मॉडर्न रूल ये है कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, इनकम का बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, हमारा जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका बैलेंस क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह जो भी एग्जांपल है इनके आपको बैलेंस पता होने चाहिए। सर बैलेंस का मतलब ये किस साइड में आते हैं, सर थोड़ा सा बताओ क्या कहना चाहते हो। जैसे कि मान लो मैं आपको कहूँ कि एसेट्स होती है हमारी, हाँ सर, सर हमें ना इस तरीके से मत बताओ, आप एक बार है ना फॉर्मेट बता दो हमें। ये आपका बैलेंस शीट हो गया, या एक काम करते हैं हम, यहाँ इनकम स्टेटमेंट टी फॉर्मेट हो गया। सर ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी टी फॉर्मेट में होती है, आंसर इज यस। तो हम यहाँ पे कहेंगे सर हमारा ये इनकम स्टेटमेंट आ गया, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट आ गया, ठीक है सर, और ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। क्योंकि सर हम एफएमए का एग्ज़ाम लिख रहे हैं और ये पूरा का पूरा कौन सा एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो आपको यहाँ पे कोई अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है किस तरीके से अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। यहाँ सर डेबिट साइड होता है और यहाँ क्रेडिट साइड होता है। सर यहाँ पर भी डेबिट होता है और यहाँ पर भी क्रेडिट होता है। डेबिट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेबिट को हम सारी की सारी एसेट्स बोलते हैं, और क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एसेट्स और यहाँ पे लायबिलिटी नाम दिया है बैलेंस शीट में। ओके, इसको देख के आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हाँ सर, अब बताओ, मैं आपको बोलूं कि बताओ यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, विवरण, विवरण का मतलब जो हम कोई नाम लिखने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया सर हमारा बैलेंस, यहाँ पर हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। मैं आपको बोलूं, बताओ एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो आप बोलोगे सर एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, हमेशा जो नॉर्मली होता है वो डेबिट होता है, कि यहाँ पर जो हमारी एसेट्स होती है वो डेबिट में होती है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जब हमारे पास कोई आ रही है तो डेबिट करेंगे, तो हमारी आ रही है मतलब हमारे पास रहेगी, फिर वो रहेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। यदि वो एसेट चली जाती है तो यहाँ से वो हट जाएगी, सिंपल सी बात है। हाँ, और हटाने के लिए ये अपन ने बोला था कि हटाने के लिए, जैसे मैंने सुरेश को 500 रुपये दिए और सुरेश ने मुझे 500 रुपये दे दिया वापस, तो आपको काटा पीटी वाला काम नहीं करना, सुरेश को आपने दिए तो डेबिट करा होगा, और जब सुरेश वापस दे रहा है तो आप क्रेडिट कर दो, क्रेडिट और डेबिट का इफेक्ट काटा पीने वाला काम हो जाएगा। हमें यहाँ पे कोई पेन लेके काटने वाला काम नहीं करना है, जनरल एंट्री से काटना है। कहते हैं ना लोहे लोहे को काटता है, वैसे ही करना है, लोहे लोहे को ही काटना है, लेकिन एंट्री से काटो, जनरल एंट्री करिए तो जनरल एंट्री से ही काटो वापस इसको। ऐसा नहीं है कि बस काट दो बस यहाँ पे कुछ पेन चला के खत्म कर दो ना, आपने जनरल एंट्री से इस एंट्री ये ट्रांजेक्शन को क्रिएट करा है, तो आपको वापस जनरल एंट्री से ही इस ट्रांजेक्शन को खत्म करना है। ओके, हाँ सर, तो एसेट्स का बैलेंस होता है हमारा डेबिट, इसका मतलब सर लायबिलिटी का बैलेंस सर वो तो उल्टा होगा, हाँ वो तो हमारा उल्टा होगा, तो वो हमारा बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। हाँ सर, सर ये तो हमें समझ में आ गया बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी। हाँ,
मैं आपको पूछूं कि इक्विटी का बैलेंस कैसा होता है। इक्विटी इक्विटी का मतलब लायबिलिटी जो पिलर होता है हमारा बैलेंस शीट का, इसमें दो पिलर, पिलर में कुछ दो पार्ट बने हुए हैं। एक तो खुद अपने आप लायबिलिटी हो जाती है जिसमें करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी आती है, और एक इक्विटी खुद आ जाती है, एक इक्विटी खुद आ जाती है। तो इसलिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, कोई मुझे बताएगा इक्वेशन का क्या मतलब है। हमने बैलेंस शीट की इक्वेशन पढ़ी थी, याद है किसी को? हाँ सर मुझे याद है। क्या है कि सर आपने बताया था हमारी जितनी एसेट्स होती है वो हमारी लायबिलिटी और प्लस इक्विटी के बराबर होती है, ये हमारी इक्वेशन थी। सर हमारी जितनी एसेट्स होती है वो लायबिलिटी और इक्विटी के बराबर होती है, इसीलिए दोनों साइड की टोटल मैच होगी। सर लायबिलिटी का आपका आपने बैलेंस बता दिया हमें कि इसका क्रेडिट होता है, तो इक्विटी का ही बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट ही होगा, और इक्विटी का बैलेंस भी हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर ये बैलेंस शीट हमारी खत्म। हमें बैलेंस शीट समझ में आ गई सर। बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है और इक्विटी साइड होती है। तीन ही नाम पढ़ते हैं हम, तीन ही रिश्तेदारी का मतलब हम, हमारी जो रिश्तेदारी है वो तीन लोगों से ही है। किन किन से? एसेट से, लायबिलिटी से और इक्विटी से। एसेट्स का बैलेंस डेबिट हो गया, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट हो गया और इक्विटी का बैलेंस क्रेडिट हो गया, है ना। ये दोनों रिश्तेदार तो एक ही घर में रहते हैं, क्योंकि ये तो लायबिलिटी वाले घर में रहते हैं दोनों के दोनों, और ये रिश्तेदार इसके उल्टे घर में रहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो इसका मतलब बैलेंस ही ऑपोजिट हो गया। हाँ सर, इससे सारा कवर हो गया क्या सर? हाँ सर, एसेट्स में आपकी करंट एसेट्स भी होती है, नॉन करंट एसेट्स भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है। इसका मतलब सारा सबका बैलेंस डेबिट होता है। आंसर इज यस। भाई आपने देखा होगा कि आपके पापा जिस जो भी नाम है उनका, और वो अपने नाम के आगे जो कास्ट लगाते हैं वो ही नाम आपकी होती है ना, वही फिर आपके बेटों की, ऐसे चलता जा रहा है ना। हाँ तो ये होगा कि एसेट्स के आगे नाम लिख दिया डेबिट। अब इसका जो परिवार आगे बढ़ता रहेगा ना, चाहे वो करंट एसेट्स हो, चाहे नॉन करंट एसेट्स हो, या चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट हो, कहीं दूसरी कंपनी में हमने पैसा लगा रखा है, ये सारे के सारे बैलेंस भी हमारे डेबिट ही होंगे। अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया बात करी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो एसेट्स के रिश्तेदार, जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो मतलब कह सकते हैं कि वो जो पीढ़ी आगे बढ़ रही है उनका भी बैलेंस डेबिट होगा। बोले हाँ, किन किन का? करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स का, ओके। और हमारा कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है तो भी हम कहेंगे सर किस में आता है? वो सारे सब एसेट्स होती है, और उसका बैलेंस भी क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसका मतलब कैश, कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, और हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, मशीनरी, आपने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, रिलायंस में पैसा डाल रखा है, या मैंने किसी को उधार दिया, लोन एंड एडवांसेज हो गए, ये सारे के सारे ये डेबिट बैलेंस होता है। तो आंसर इज यस, इसका बैलेंस डेबिट होता है। सर ये बैलेंस का मतलब अभी समझ में नहीं आया, बैलेंस का मतलब हम आगे देखेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेबिट साइड होती है सर। हाँ, ये जब आप धीरे धीरे समझोगे ना, इनको लिंक करोगे ना सबको, तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये बैलेंस किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आगे किस तरीके से बनता है ये। अभी आपको पता होना चाहिए कि सर एसेट्स का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। ओके सर, इसका मतलब लायबिलिटी का बैलेंस तो उल्टा है। हाँ, उल्टे का मतलब सर क्रेडिट होगा। हाँ, क्रेडिट में सर कौन सी पीडी आती है? सर क्रेडिट में भी तो पीडी आती है। हाँ पीडी आती है ना, कौन कौन सी? सर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। सर इनका भी बैलेंस क्या क्रेडिट होता है? बोले यस। जैसे कि अकाउंट्स पेबल, आपने किसी से उधार में माल खरीदा है, उसको पेमेंट करना है, वो हमारे लिए अकाउंट पेबल हो जाएगा। सर जैसे मान लो सैलरी पेबल, कि सैलरी वाले लोग पैसा मांग रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगी। सर बैंक का लोन लायबिलिटी है, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सारे के सारे आपने जिससे पैसा ले रखा है, जिसको चुकाना है वापस, वो हमारी लायबिलिटी है। तो इसका मतलब उसका बैलेंस भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। हाँ सर। और हमारी इक्विटी, इक्विटी में हमने क्या क्या पढ़ा था? सर इक्विटी में हमने कुछ पांच बातें पढ़ी थी, जो आपको सिर्फ यहाँ पे तीन चार बातों का ही ध्यान में रखना है। पांच बातें होती है टोटल, मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, सीएमए, सीपीए, इन कोर्सेज में तो ये अच्छे से समझाया जाता है। बट अभी एफएमए के लिए क्या क्या देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक, हाँ सर। फिर देखते हैं हमारा गल्ला, रिटेन्ड अर्निंग, हमारा रिटेन अर्निंग, हाँ सर। हमारे पास एडिशनल पेड अप इन कैपिटल अकाउंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपिक।
जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, एपिक। फिर हमारा मान लो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सर ये पता नहीं हमें क्या होता है। और एक आता है ट्रेजरी स्टॉक, एक आता है ट्रेजरी स्टॉक, एक आता है ट्रेजरी स्टॉक, ठीक है। और ये नेगेटिव में आता है, ये माइनस में आता है, ठीक है, ये माइनस में आता है। सर इनका बैलेंस भी क्रेडिट होता है क्या, तो आंसर इज यस, इनका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। हमारा कैपिटल स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग, एडिशनल पेड अप इन कैपिटल अकाउंट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और ट्रेजरी स्टॉक। हम आगे देखेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है या ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, अभी आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनका बैलेंस भी क्रेडिट होता है, बोले हाँ इनका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। तो सर तीन बातें हमें, ये तीन बातों से ये तो समझ में आ गया कि बैलेंस शीट में जितने भी आइटम होते हैं इनका बैलेंस कहाँ कहाँ हम लिखते हैं वो हमें पता चल गया। बोले ठीक है। सर अब आ जाओ इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट के रिश्तेदारों का कुछ नाम पता है आपको? इनकम स्टेटमेंट का सर रिश्तेदारों का नाम पता है मुझे। सेल्स हो गया, ओके। मान लो आपका इनकम हो गई, आपकी कोई इनकम हो गई, जैसे कि रेंट, रेंट इनकम आ गई भाई, किसी का धंधा होता है ना रेंट इनकम करना, रेंट की इनकम हो गई। इंटरेस्ट, कोई ब्याज पे ही पैसा देता है तो उसका धंधा क्या हो गया, ब्याज का पैसा, इंटरेस्ट इनकम हो गई। सेल का मतलब क्या होता है, सेल पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल में हम दो चीज़ें दिखाते हैं, या तो आप कोई गुड्स बेच रहे हो या तो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। जैसे सपोज करो कि अपन बाहर मार्केट में जाते हो और खिलौने वाली दुकान रहती है, और जब वो टॉयज बेचता है तो वो आप पैसे देते हो और उसके बदले क्या दे रहा है, आपको टॉयज दे रहा है, राइट। तो उसको बोलते हैं गुड्स में बिजनेस करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स में बिजनेस हो रहा है, हाँ। इसका मतलब हम जो सेल करेंगे वो जो गुड्स में हो रही है तो वो गुड्स में भी वाली सेल भी, गुड्स वाला जो हम बेच रहे हैं ट्रांजेक्शन वो भी हमारा सेल में आएगा, हाँ। सर गुड्स के अलावा सर कभी कभी सर्विसेज भी हो सकती है। सर कभी हमने तो ऐसी सर्विसेज देखी ही नहीं, हमने, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो ये पता है कि गुड्स जो होता है हम उसको पैसे देते हैं, उसके बदले हमें वो कुछ आइटम दे देता है, वो तो हम समझ में आ गया। लेकिन सर्विसेज कैसे होती है सर, हम पैसा देते हैं उसके बदले वो कुछ ना दे, उसको बोलते हैं सर्विसेज देना। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे कोई होता है क्या? हम उसकी टंगड़ियाँ तोड़ देंगे यदि हमें कुछ ना देगा तो। होता है, कैसे? सर पैसे देंगे और उसके बदले हमें कुछ ना दे, ऐसा होता है? होता है। बताओ सर ऐसा कब होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ, उसको फीस देते हो 200 रुपये, हाँ, उसके बदले क्या देता है वो आपको? कुछ ही नहीं देता, हाँ। आप सीए के पास जाते हो, आप जाके उससे अपना कोई काम करवाते हो, उसके बदले क्या देता है वो? कुछ ही नहीं देता। आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो, उसको पैसे देते हो, वो सिर्फ आपको गाइड कर देगा ऐसे ऐसे करो, क्या देता है? कुछ ही नहीं देता। इसका मतलब क्या हो गया सर, वो सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं। सर्विसेज का मतलब उन लोगों ने अपनी मेहनत करके कुछ न कुछ एक, मान लो कि मतलब हाई लेवल पे पहुंचे हैं वो लोग और एक्सपीरियंस गेन करा है। और गेन करने के बाद जब वो अपने एक्सपीरियंस को आगे डिस्कवर करते हैं या लोगों को बांटते हैं तो उसके बदले थोड़ा वो जो पैसा ले रहे हैं, वो सर बहुत पैसा लेते हैं वो, बट जो अपन कह रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं वो जो पैसा लेते हैं और उसके बदले हमें ज्ञान डिलीवर करते हैं, नॉलेज डिलीवर करते हैं, अपनी स्किल्स को बताते हैं जिससे कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो सके, ऐसी चीज को बोलते हैं सर्विसेज में बिजनेस करना। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? सर्विसेज में बिजनेस करना। गुड्स का मतलब, कि गुड्स का मतलब तो हो गया सर जब हम किसी को पैसा देंगे और उसके बदले वो हमें आइटम देगा। आप क्या करते हो, कुछ खाने जाते हो होटल में, तो होटल में क्या करते हो, आप खाना लेते हो, खाना खाते हो, कुछ ले रहे हो, उसके बदले आप पैसे दे रहे हो, तो ये तो गुड्स में डील होगी। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को सिर्फ पैसे देते हो, डॉक्टर ये कह देता है कि भाई चल ठीक है तेरे बुखार है, आज से ये दो तीन चीजें ध्यान में रखना, खाना पीना का वगैरह ध्यान में रखना, और ये मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ जाके मेडिकल से ले लियो। उसके पैसे तो अलग से देने पड़ते हैं अपन को, बट डॉक्टर को तो, डॉक्टर ने तो हमें कुछ नहीं दिया। जब डॉक्टर कुछ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब डॉक्टर अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्किल्स को सिर्फ आपको बता रहा है कि इसका बेनिफिट इस तरीके से मिलेगा आपको। और ये चीज होती है हमारी सर्विसेज। तो सर जो हम सेल करते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पे होती है। गुड्स पे भी हो सकती है और सर्विसेज पे हो सकती है। भाई जो डॉक्टर है वो प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं कर रहा ना, वो सिर्फ सेल कर रहा है, सर्विस दे रहा है आपको, हाँ।
लेकिन कुछ आइटम गुड्स में भी होते हैं, वो भी तो सेल होगी। इसीलिए आप देखते हो इंडिया में इन दोनों को मिला के क्या बोला है, गुड्स एंड गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएसटी। कि सर आप यदि गुड्स में डील कर रहे हो, यदि आप सर्विस में भी डील कर रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लगाना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब हम जीएसटी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब जीएसटी होता है कि आप चाहे गुड्स में डील करो चाहे सर्विस में डील करो, हमें आपको टैक्स देना है, वो जीएसटी होता है। जैसे आपने हमारी क्लासेस ली है, अंडरस्टैंड, इसके बदले हम क्या दे रहे हैं आपको, आपने हमें पैसे दिए हैं और उसके बदले हमने कुछ नहीं दिया आपको, कुछ ही नहीं दिया। हाँ, बस यही है कि सर हम आपको गाइड कर रहे हैं, उस गाइड करने का पैसा ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, सर्विसेज। जब आप पैसा देते हो किसी को और उसके बदले आपको कुछ ही ना मिले सिर्फ ज्ञान के अलावा, तो वो सोच लेना सर्विस है। जब आप कोई पैसा देते हो और उसके बदले आपको यदि गुड्स मिलता है, तो वो आपका क्या हो रहा है, गुड्स है, प्रोडक्ट मिल रहा है तो गुड्स है। तो हम कहेंगे सर हमारी सेल हो गई, हमारा गुड्स हो गया या चाहे सर्विस हो गया, वो उसका बैलेंस क्या होता है सर, सर उसका भी बैलेंस हम कहेंगे, ये दोनों का बैलेंस भी क्रेडिट ही होता है। क्रेडिट कैसे सर, ये हम है ना इस साइड ही दिखाते हैं ना, ये इनकम स्टेटमेंट में यहाँ दिखाते हैं सेल, तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस हो गया। और सेल में हमारे चाहे गुड्स हो या चाहे सर्विसेज हो, इधर ही आएगा। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। दूसरी कोई इनकम हो जाए, इनकम का मतलब जैसे रेंट इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, आप ये सर्विसेज ही तो दे रहे हो भाई। एक बात बताओ, जैसे रेंट इनकम है, रेंट इनकम आ रही है, आपने घर बना दिया बहुत बड़ा सारा और आपने उसके अंदर किसी किराएदार को रख लिया, हाँ सर, तो फिर बताओ, वो आपको पैसा दे रहा है, आप उसके बदले कुछ दे रहे हो, हाँ सर हमने दिया है रेंट, हमने घर बना के दिया उसको। अरे घर तो आप ही का है, घर तो आप ही का है, आप तो सिर्फ उसको रहने के लिए सर्विसेज दे रहे हो। जैसे होटल में जाते हैं अपन, तो होटल वाले क्या करते हैं, अपन को कुछ ही नहीं देते, अपन को एक रूम दे देते हैं बस, उसमें रह लो, सुबह जाते हैं अपन को पैसे दे दो और वापस निकाल देंगे, खाली कर देंगे। मतलब कि उन्होंने जो अकोमोडेशन बना रखा है उसकी सर्विसेज है, वो सर्विस दे रहे हैं। इंटरेस्ट हो गया, आप किसी को पैसे देते हो उधार में, 1 लाख रुपए ले, उसके बदले आप पैसे ले रहे हो और वापस पैसे ले लोगे उससे। तो आपकी जो धंधे के अलावा जो इनकम हो सकती है, भाई आप धंधा कर रहे हो, आप जैसे मान लो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो और उसमें आके कोई दोस्त बोलता है कि यार एक काम कर, मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, ब्याज ले लियो। तो मेन धंधा तो आपका दूसरा है और आपने उसको 1 लाख दे दिया और कह रहा है कि चल ठीक है 1 महीने बाद में मुझे ब्याज सहित पैसे दे देना। तो जो ब्याज का पैसा आता है उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट की इनकम। और यदि आपने धंधे के अलावा यदि मान लो रेंट का इनकम भी आ गया, आप आपने बहुत बड़ा बंगलो बनाया, मतलब आपका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चलने लग गया, आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हो, आप टॉयज़ की दुकान खोल के बैठे हो और आपके पास बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया, तो आपने क्या किया, एक बड़ा सा बंगलो खड़ा कर लिया, उसमें 3-4 फ्लोर आपने बनाए, एक फ्लोर रेंट पे डाल दिया। सर आपका क्या रेंट पे डालना धंधा था, नहीं तो धंधा था ही नहीं, हमारा मेन धंधा तो गुड्स बेचना था, जो टॉयज बेच रहे हैं। तो ये जो इनकम आई है, ये सर आपकी इनकम क्या हो जाएगी, ये इनकम साइड में हम दिखाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, अदर इनकम हो रही है आपकी। तो सर ये भी बैलेंस क्या होता है, इसका भी बैलेंस क्रेडिट ही होता है, क्योंकि सर इन ये दोनों सब चीज़ें आ रही है हमारे पास, तो सेल भी लिखा जाता है और इनकम भी यहीं पे आती है। सर इनकम का मतलब ऑल इनकम, धंधे के अलावा जितनी भी दूसरी इनकम हो रही है वो सारी यहाँ पे आती है। ओके सर, ये तो चीज़ समझ में आ गई। इसके जस्ट नीचे में बता दूं, यदि आपको कोई गेन हुआ है, गेन का मतलब फायदा। सर ये फायदा क्या होता है, फायदे का मतलब होता है कि यदि आपका जो गल्ला था ना, ये गल्ला, ये गल्ला यहाँ पे पड़ा था ना अपने, गल्ला ये वाला, ये गल्ला बढ़ता है लेकिन मेन धंधे से नहीं बढ़ता है। सर थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो। मैं बोलूँ कि सुरेश यहाँ पे है और धंधा करता है टॉयज का, टॉयज का धंधा करता है, हाँ, लेकिन सुरेश ने एक एसी लगा रखी थी 50,000 रुपये की, और इसने भाई साहब ने इसको सेल कर दी कि इसने इसने किसी ने इसको कहा कि अब ना ये डब्बे वाले एसी बंद कर, आजकल सेंट्रलाइज एसी लगती है वो लगा ले। तो इसने कहा कि चल ठीक है मैं वो लगा लेता हूँ, ये पुरानी एसी है जो 50,000 की, इसको मैं बेच देता हूँ। बोले बेच दे। कोई आया इसका ही दोस्त और आके बोला कि सुरेश यार घर पे ना गर्मी लग रही है बहुत भयंकर, ये गर्मी सहन नहीं हो सकती मेरे यहाँ,
बोले एसी लगा ले। हाँ यार तेरी कोई नज़र में है तो बता। बोले ये एसी ले जा मेरी वाली। बोले क्या बात कर रहा है? बोले हाँ दोस्ती के लिए कुछ भी हो सकता है। बोले हाँ कितने देगा? बोले देख कुछ भी नहीं, मैं तो कल आया था कोई कस्टमर बोल रहा था 70,000 दे दूंगा, तू एक काम कर, मेरा खास दोस्त है, 60 दे दे। दोस्त राजी हो गया कि 10,000 कम पे दे दिया। बस मन ही मन में आप खुश हो रहे हो कि 50,000 का माल 60,000 में चिपका दिया दोस्त को। सर ये 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, ये क्या मेन धंधे से हुआ है सुरेश के? आंसर इज नो। मेन धंधे से हुआ ही नहीं था। किससे हुआ? ये तो सुरेश ने एक कोई दूसरा ही काम जो पड़ा था उसको बेचा था, जो ऐसी थी दूसरी बेची। मेन काम तो इसका टॉयज बेचना था, खिलौने बेचना था। तो सर ये 10,000 कहाँ जाएगा? ये गेन में जाएगा। ये 10,000 रुपये सुरेश का गल्ला तो बढ़ा रहा है, लेकिन मेन धंधे से नहीं बढ़ा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सुरेश का गल्ला तो बढ़ेगा भाई, ओवरऑल लास्ट में जाके जेब में किसके जाने वाला है? सुरेश के जेब में जाने वाला है। भाई धंधे का भी पैसा जेब में जाता है और दूसरे धंधे का भी पैसा जेब में जाता है। बट सर गल्ला तो बढ़ा रहा है, लेकिन मेन धंधे से नहीं बढ़ा रहा है। वो उसको बोलते हैं गेन होना। और गेन का भी बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट ही होता है। क्यों? कि सर हमने यहाँ पे सेल भी लिखी कि हम कुछ बेचेंगे, कुछ पैसा आएगा, उसको हम सेल कहते हैं। हमारी कोई दूसरी इनकम आ रही है, वो भी आ रही है, उसको भी सेल ही कहते हैं। हम उसको भी क्रेडिट में लाएंगे। सर हमें कोई फायदा हो गया, वो भी हमारा किस में आएगा? क्रेडिट में ही आएगा। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर गेन भी क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर, इनकम स्टेटमेंट में क्या सर इतने ही रिश्तेदार होते हैं? आंसर इज यस। बस ये तीन ही चीजें होती है। एक सेल होता है, एक इनकम होता है और एक गेन होता है। इनके अलावा कुछ भी नहीं है। इनके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो हम बाद में देखेंगे। बस इतना ध्यान रखो कि अभी सेल हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, इनकम हो गई सारे के सारी, और गेन हो गया। ठीक है सर, ये रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार होते हैं। डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में क्या क्या होता है सर? डेबिट साइड में सर आपने इस साइड तो पूरी सेल, जो भी आ रहा था वो तो आपने लिख दिया। अब जो जा रहा है वो कहाँ जाएगा? वो सर डेबिट साइड में जाएगा। कहने का मतलब डेबिट साइड में सर सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं हम। सारे एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस से, सारे एक्सपेंसेस मतलब सारे एक्सपेंसेस कैसे सर? बता दो कि आपने सेल करी थी तो वो क्रेडिट में लिखी, तो आप कुछ परचेज भी तो करोगे। परचेज करने का मतलब, परचेज वर्ड कब यूज किया जाता है? परचेज वर्ड तब यूज किया जाता है जब आप धंधे से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदते हो। धंधे वाला सामान। आप सेल कब यूज करोगे? जब आप कोई धंधे वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो या धंधे वाली सर्विस बेच रहे हो, तब सेल यूज करनी है। परचेज कब यूज करोगे? जब धंधे वाला प्रोडक्ट खरीद रहे हो। जैसे सुरेश टॉयज का बिजनेस करता है, तो टॉयज उसके लिए क्या हो गया? गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक। हाँ सर, ये इसको बेचेगा, तो ये यहाँ पर गेन या कोई इनकम में नहीं दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा सर? वो सेल में दिखाएगा। वो सेल वर्ड यूज करेगा, रेवेन्यू वर्ड यूज करेगा, जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में रेवेन्यू। रेवेन्यू या सेल यूज करेगा, है ना? अब सुरेश जब टॉयज बेच रहा है, तो भाई साहब कहीं से खरीदता भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं सुरेश बस आया, दुकान खोली, पता चला दुकान टॉयज से भरी हुई है। नहीं, सुरेश कुछ खरीद ही तो रहा होगा। बोले हाँ। कहाँ से खरीद रहा है? बोले दिल्ली से लेके आ रहा है। तो जब सुरेश खरीद के ला रहा है, तो वो जब अपना मेन धंधा जिसका है, वो जब हम खरीद के लाते हैं उसको बोलते हैं परचेज। उसको हम परचेज, वो खर्चा नहीं है आपका, वो एक्सपेंसेस नहीं है आपका। भाई आप जब अपने धंधे से रिलेटेड कोई काम करते हो और जो परचेज करके आते हो, तो वो आपका खर्चा नहीं है। वो तो आप परचेज कर रहे हो और उसको बेच के पैसा कमाने वाले हो ना आगे। खर्चा काहे का? खर्चा थोड़ी कहेंगे। खर्चा क्या होता है? आपने एक कचौरी ली, खा गए, वो कचौरा वो धंधा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया आपका। कैसे? आपने कचौरी ली, खा गए, आप कुछ उससे कोई आगे बेच सकते हो क्या उसको? बोले नहीं। मतलब अब वो खर्चा है आपका पूरा। हाँ, आपने टॉयज खरीदा, दुकान पे लाए और किसी कस्टमर को बेच दिया। टॉयज खरीदा 100 रुपये में, 10 रुपया प्रॉफिट ऐड करा और 110 में बेच दिया। इसका मतलब ये हो गया सर कि हम जो धंधा कर रहे हैं, वो धंधे से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो परचेज में आता है। किस में आएगा? वो परचेज में आएगा। और परचेज में आएगा तो धंधे वाला सामान ये हो गया। सर परचेज का बैलेंस क्या होता है? सर डेबिट होता है। हाँ अब समझ में आ गया। क्योंकि सर सेल का बैलेंस यदि क्रेडिट है, तो परचेज का बैलेंस डेबिट हो गया। कि आप बेच के पैसा कमा रहे हो तो वो क्रेडिट हो गया, तो आप खुद भी तो खर्च करके आ रहे हो, तो वो आपके लिए क्या होगा? परचेज होगा, वो डेबिट साइड में आएगा। हाँ, इसके बाद में, इसके बाद में सर आपके एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंसेस का मतलब धंधे को चलाने के लिए आप जो खर्चा करते हो,
उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। धंधे को चलाने के लिए जो आप खर्चा करते हो, क्या सर, रेंट का पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो गया, सैलरी का पेमेंट हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे हो गए, चाय कॉफ़ी का खर्चा हो गया सर, है ना सर। कभी कभी गिफ्ट में दे दिया किसी आइटम एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, तो सर गिफ्ट का खर्चा हो गया सर। टेलीफोन टेलीफोन का भी खर्चा हो गया सर। पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं हम धंधे के लिए, हमें जाना पड़ता है मार्केट में धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, तो पेट्रोल का खर्चा हो गया सर। हम कभी कभी टूर भी करते हैं, हम ट्रेवल करके आते हैं दूर दूर की, हमारा मार्केटिंग अच्छे से हो तो आप ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर हो गया सर। हम थोड़ा बोर्ड भी लगाते हैं हमारे नाम वगैरह जानूँ और, तो मार्केटिंग खर्चा हो गया। ये सारे एक्सपेंसेस आप धंधे से रिलेटेड ही कर रहे हो ना, आप ऐसा थोड़ी कर रहे हो कि भाई चलो मनमानी आ गई। हाँ, तो इसका मतलब सर एक्सपेंसेस का बैलेंस भी हमारा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस का बैलेंस भी डेबिट होता है। ओके, एक्सपेंसेस का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सपेंसेस में जो भी मैंने एग्जांपल बताए नोट कर लेना सर। सारे खर्चे जितने भी होते हैं धंधे से रिलेटेड, टेलीफोन का खर्चा, सैलरी का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, सैलरी का पेमेंट, और ये जो ट्रैवलिंग का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, मान लो न्यूज़पेपर मंगाते हो तो न्यूज़पेपर का खर्चा, वाटर मंगा रहे हो तो वाटर का खर्चा, सारे खर्चे हमारे किस में आ जाएंगे, एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और बैलेंस क्या होता है, डेबिट। कहने का मतलब सर ऑल एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट ही होता है। ओके, तो इसका मतलब सर लॉस भी डेबिट ही होगा। क्यों? कि जब गेन हमारा क्रेडिट होगा तो लॉस भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। सर ये लॉस क्या होता है, वही एग्जांपल वापस ले लेते हैं, वही बात। सुरेश का दोस्त बैठा था, सुरेश को आके बोलता है यार गर्मी नहीं बैठेगी, ऐसे खरीदना पड़ेगा। बोले ले ले कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है। बोले मेरी एसी है देख 50,000 रुपये की, कोई कल ग्राहक देके जा रहा था मुझे 50-60 हज़ार रुपये, और तू एक काम करना, दोस्त है मेरा, 40,000 रुपये दे देना। 50,000 के एसी दोस्त को 40,000 में दे रहा है, मतलब 10,000 का नुकसान खा रहा है। दोस्त है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, दोस्त है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्ती के नाम पे 10,000 का नुकसान खा लिया। वो नुकसान कहाँ दिखाओगे, वो आप लॉस में दिखाओगे, उसको आप खर्चे में नहीं दिखाओगे, वो आप लॉस में दिखाओगे कि मैंने ऐसी बेची थी। क्योंकि मेन धंधा नहीं है आपका, मेन धंधा नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, लॉस में, हम डेबिट में दिखाएंगे। सर इसमें तो पैसा जा रहा है ना, तो डेबिट कैसे हुआ, क्रेडिट होना चाहिए ना। किस में पैसा जा रहा है, किस में पैसा जा रहा है, किस में पैसा जा रहा है हमारा, किस में पैसा जा रहा है, एसी वाले केस में पैसा जा रहा है आपका, नहीं। आप यही तो चीज समझ नहीं पा रहे हो। मैंने आपको क्या बोलाया था, जब हम स्टार्ट करे थे तब हमने कहा कि जब हमारे अकाउंटिंग है ना, वो अब पुराने जमाने की बातें नहीं है कि आपने साइड में कोपचे में एक बार लिख दिया कि 500 रुपये सुरेश को दिए और बस खत्म, और जब देगा तो वापस यहाँ लिख देंगे साइड में जमा। अब हमें डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ओके, एक अकाउंट एक्सपेंसेस हो, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, है ना, इस तरीके से। तो आप कह रहे हो सर, खर्च, हम खर्चा कोई करेंगे तो केस जा रहा है ना, और केस जा रहा है तो क्रेडिट करना चाहिए ना। केस जा रहा है तो केस को क्रेडिट करो ना यार, उस खर्चे को कहाँ दिखाओगे फिर। भाई एक बात मैं आपको पूछूं कि आपने रेंट का पेमेंट करा, ठीक है, रेंट का पेमेंट करा, रेंट पेड 2,000, यदि आपने रेंट का पेमेंट करा, केस में करा सर, चलो ठीक है, केस में करा, आपने कहा सर केस तो जा रहा है, तो केस तो क्रेडिट होना चाहिए। क्यों? क्यों, आपने थंब रूल पढ़ाया था हमें, क्या पढ़ाया था, बोले सर आपने बताया था कि जब हमारे पास कोई भी खर्चा या लॉस या एक्सपेंसेस और गेन होता है तो उस ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट। तो आपने कहा कि चलो ठीक है, शुड बी डेबिट कर दिया। लेकिन जब केस जा रहा है, तो केस जा रहा है तो आपने बताया कि केस हमारा एक एसेट्स है, तो उसको हम रियल अकाउंट में कंसिडर करेंगे, और रियल एसेट्स रियल अकाउंट में कंसिडर करेंगे तो रियल अकाउंट का थंब रूल था व्हाट्स कम्स डेबिट व्हाट्स गोज आउट। क्या जा रहा है क्रेडिट करो। तो आप बोल रहे हो सर यहाँ पे खर्चा तो, जो केस है वो तो जा रहा है हमारा, केस तो जा रहा है, हाँ तो जाने दो ना, जो जा रहा है उसको जाने दो, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। हाँ सर, क्रेडिट टू केस करते हैं अपन, हाँ सर 2,000 रुपये से। अरे भाई, तो डबल एंट्री सिस्टम, ये तो क्रेडिट हो गया मान लिया, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में कुछ डेबिट भी तो होगा। हाँ, क्या डेबिट होगा सर, क्या खर्चा करा सर, रेंट का खर्चा करा, रेंट अकाउंट डेबिट।
कितने से? 2,000 रुपये से। ये आइटम जो डेबिट हुआ ना, रेंट का जो खर्चे का, वो हमने पढ़ा है यहाँ पे डेबिट। ये जो रेंट का खर्चा हुआ है ना, ये डेबिट है, थोड़ा ऐसे समझो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस भी हमारा क्या हुआ सर, डेबिट हुआ। इसका मतलब सर सारा आपने बता दिया। मैं एक बात बताऊं आपको, एक कंपनी में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इनके बाहर नहीं होते। इनके बाहर नहीं होते, सारे इसी में आ गए बस। यदि ये आपको पता है और आपको सब पता है कि कौन किसका क्या बैलेंस होता है, तो मैं कह रहा हूँ आपको अभी अकाउंटिंग आ गई है पूरी, सही में। और इससे एक भी ट्रांजेक्शन बाहर नहीं होता कंपनी में। ये इतनी बातें होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन आपने समझ लिए ना, वो यही है बस। और फिर आप अपने अकाउंट, अपने आप को एज ए मतलब बोल सकते हो कि हम अकाउंटेंट के धुरंधर हैं। और रियल में आप धुरंधर हो, बहुत बड़े इंसान बन चुके हो कि आपको अकाउंट्स के बारे में इतना पता चल गया है कि बैलेंस शीट में जितने भी दो पिलर होते हैं उनका क्या बैलेंस होता है, और इनकम स्टेटमेंट में जो दो साइड होती है उनका क्या बैलेंस होता है। ये बैलेंस आपने समझ लिया, तो कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप सारी एंट्रियाँ, सारे जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो यूं कर दोगे, इनसे ही खिलेगा। क्योंकि ये मॉडर्न टाइम की अकाउंटिंग हो रही है, ये मॉडर्न टाइम की अकाउंटिंग है सर, ये मॉडर्न टाइम की अकाउंटिंग है। हाँ, कैसे सर? मैं आपको बोलूं कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है सर, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एसेट्स का बैलेंस, हाँ हाँ उसी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो यदि सपोज करो सुरेश कह रहा है सर मेरे पास एक बाइक पड़ी थी, क्या वो मेरी एसेट्स है? सुरेश कह रहा है कि सर मैं धंधा तो किसका कर रहा हूँ, टॉयज का कर रहा हूँ, और मेरे पास एक बाइक पड़ी थी। सुरेश के लिए वो बाइक खर्चा है या एसेट्स है? एनीवन, कोई मुझे बताएगा, सुरेश के लिए वो बाइक खर्चा है या एसेट्स है? सर, सुरेश है वो धंधा कर रहा है टॉयज में, और सुरेश के पास एक बाइक पड़ी है, अच्छी से बाइक लेके आया था बंदा, बहुत बढ़िया वाली बुलेट बाइक लेके आया है 350 सीसी। और वो बाइक सुरेश के लिए एक्सपेंसिव हो गया या एसेट्स हो गई? सर वो सुरेश के लिए एसेट्स हो गई, उसने 2 लाख रुपए में वो खरीदी थी। ओके सर, ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं आपको पूछूं ये बाइक का बैलेंस क्या होगा? मैं आपको पूछूं ये बाइक का बैलेंस क्या होगा? सर यहाँ नहीं, थोड़ा यहाँ समझाओ तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि आपने बता दिया सारी चीज़ें। मैं आपको पूछूं कि जैसे ये सुरेश है, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया सुरेश। ओके सर, सुरेश का एग्जाम्पल क्यों लेते हो? सुरेश ही थोड़ा आंखों के सामने रहता है, ठीक है। सुरेश हो गया, सुरेश क्या कर रहा है, टॉयज में धंधा कर रहा है, टॉयज। और मैंने लिख दिया धंधा, तो देखो एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। टॉयज में धंधा कर रहा है, सुरेश ने एक बाइक खरीदी, कौन सी ली सर? बुलेट ली उसने, जाट है, जाट बुलेट ही चलाता है, बुलेट ली। और कितने की ली सर? 2 लाख की ली। हाँ सर, 2 लाख की ले ली, 2 लाख की ली। तो सर अब एक बात बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको हम एसेट्स कहेंगे कि सुरेश ने ये बाइक ली है, ये खर्चा नहीं, एसेट्स है। सुरेश के लिए इन्वेंट्री नहीं है, ये इन्वेंट्री का मतलब कि सर सुरेश तो धंधा टॉयज में करता है, बच्चों के खिलौने में करता है ना। बट ये तो बाइक अपने पर्पज के लिए लिया है कि अपने घर से अपने धंधे को संभालने आ जाए, और कोई ऑर्डर आए तो उसको देने चला जाए, तो बाइक खरीदी इसने बुलेट वाली, तो वो सर एसेट्स हो गई। और मैं आपको पूछूं, बताओ एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? एसेट्स का क्या बैलेंस होता है? सर एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट साइड। ओके सर, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट साइड। चलो सर, यहाँ तक ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। हाँ, मॉडर्न टाइम की हम थंब रूल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न टाइम के अकाउंटिंग के थंब रूल बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ओके सर, अब एक बात मैं आपको पूछूं, बताओ सुरेश ने धंधा बढ़िया चला, अच्छा चला, भयंकर वाला चला इसका। अब जब सुरेश का धंधा अच्छा चला तो सुरेश ने थोड़ा आ जाता ना ठाट बाट वाले काम, कि धंधा बढ़िया है, प्रॉफिट, पैसे पैसे कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाइक कौन चलाएगा? बोले हम बाइक तो अब हमारा जो काम वाला बंदा है वो चलाएगा। होता है ना ऐसे कॉलर ऊपर करके जोर से बोलने वाला। अब बाइक वाइक पे थोड़े आएंगे हम,
बोले 2 किलोमीटर तो आपका घर। बोले अब 2 किलोमीटर नहीं, मैं तो 500 मीटर पे भी होगा तो भी बाइक से नहीं आएंगे। अब क्यों? अब तो हम कार लेंगे। कौन सी? हम स्कॉर्पियो एन लेंगे। और भाई साहब ने स्कॉर्पियो एन ले ली, कितने की? 10 लाख की। स्कॉर्पियो एन आ जाती है क्या 10 लाख में? हाँ, मतलब अपन ले रहे हैं 10 लाख में ले ली। अब बताओ ये स्कॉर्पियो एन सुरेश के लिए खर्चा है या एसेट्स है? सुरेश के लिए खर्चा है या एसेट्स है? सुरेश के लिए ये खर्चा है या एसेट्स है? सर ये भी एसेट्स हुई? बोले हाँ, ये भी एसेट्स हुई। सर ये एसेट्स हुई तो इसका बैलेंस क्या होगा? इसका भी बैलेंस डेबिट होगा। इसका भी बैलेंस डेबिट होगा। हाँ। अब मैं आपको एक बात पूछूं, अब मैं आपको एक बात पूछूं, मैं यहां पूछ रहा हूं, बताओ सुरेश के पास टोटल एसेट्स कितने की है? टोटल एसेट्स कितने की है? सुरेश के पास टोटल एसेट्स कितने की है? टोटल। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर 2 लाख की बुलेट थी उस भाई साहब के पास, और 10 लाख की कार हो गई। तो इसका मतलब सुरेश के पास 12 लाख रुपए की क्या है? टोटल एसेट है। टोटल एसेट्स। क्यों? मैं एक बात बताओ, आपने ये जो 2 लाख रुपए थे, ये 2 लाख रुपए थे, इसमें 10 लाख रुपए ऐड क्यों करे? क्यों? बुलेट और स्कॉर्पियो को साथ में क्यों जोड़ा आपने? साथ में क्यों जोड़ा? क्या कारण है कि आपने बस बता दिया कि साथ में हो गया? सर 2 लाख और 10 लाख 12 लाख हो गए। क्योंकि सर इसलिए हमने जोड़ा कि ये भी एसेट्स है और ये भी एसेट्स है, और इसका बैलेंस भी डेबिट है और इसका भी बैलेंस डेबिट है। और जब एक डेबिट दूसरे डेबिट के साथ में होता है, एक डेबिट दूसरे डेबिट के साथ में जब होता है, तो आप बोलोगे वो बैलेंस इंक्रीज होगा। उसको क्या कहेंगे? इंक्रीज होगा। और यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 12 लाख रुपए का। सर इसलिए इंक्रीज हो गया। एक बात बताऊं, कहने का मतलब हुआ कि एसेट्स को जब एसेट्स को बढ़ाना है, जब आपको कोई और एसेट्स बढ़ानी है या उसका बैलेंस बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? तो आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? जब आपको किसी एसेट्स का बैलेंस बढ़ाना है, 2 लाख की पहले एसेट्स थी, अब आपने 10 लाख की और खरीद ली, अब ये बैलेंस बढ़ेगा, तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सर यहां पर हम क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि सेम बैलेंस के साथ में आपको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, इसलिए इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब आपको किसी का बैलेंस बढ़ाना है, तो सेम रिश्तेदार के साथ में ही उसको इंक्रीज करो। एसेट्स को बढ़ाना है तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, और जब उसका बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट ही करो। फिर यदि लायबिलिटी है, यदि आप सपोज करो यहाँ पर कि मैंने मान लो कि सुरेश ने मेरे से यहाँ पे 5,000 रुपये उधार ले लिए, 50,000 रुपये उधार ले लिए, ठीक है, उधार ले लिए यहाँ पे सुरेश ने। तो इसका मतलब अब मैं सुरेश के लिए क्या बन गया हूँ? एक लाइबिलिटी बन गया हूँ। लाइबिलिटी बन गया हूँ, सुरेश को मेरे को चुकाने पड़ेंगे वापस। सुरेश ने बोला सर धंधे के लिए पैसे चाहिए, थोड़ा सा चाइना वाइना जा रहा हूँ टॉयज खरीदने, तो 50,000 रुपये दो। मैंने कहा दे दिए। दे दिए तो इसका मतलब लाइबिलिटी बन गई। सुरेश चुकाएगा मुझे वापस, तो सुरेश के लिए वो 50,000 रुपये की लाइबिलिटी है। हाँ, बट सुरेश जाते जाते इसको पता चला कि नहीं नहीं यार, टॉयज एक बार है ना, 50,000 तो कम पड़ जाएंगे, मैं एक काम करता हूँ विजय से भी थोड़ा बहुत पैसा लेके चला जाता हूँ। और उसने 10,000 रुपये विजय से भी ले लिया। अब विजय से भी ले लिया तो विजय भी लाइबिलिटी है। और जब विजय लाइबिलिटी है, तो अब बताओ जब आपको अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है, जब आपको अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है और अब दोनों मिला के 60,000 रुपये आपसे मांग रहे हैं, तो आप यहां पर भी क्रेडिट कर रहे हो और यहां पर भी क्रेडिट कर रहे हो, तो आपका आइटम इंक्रीज होगा। तो आपका आइटम क्या हो जाएगा? वो सर वो इफेक्ट किस में आएगा? इंक्रीज में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ सर कि यदि हमें किसी आइटम को बढ़ाना है,
तो सर सेम रिश्तेदार का जो बैलेंस है ना, उसी रिश्तेदार से आगे बढ़ाओ। एसेट्स है, यदि एसेट्स का बैलेंस बढ़ाना है तो उसको डेबिट करो। यदि आपका इनकम है, इनकम का बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है और लाइबिलिटी बढ़ानी है तो क्रेडिट करो। यदि आपका कोई खर्चा है, डेबिट बैलेंस होता है और खर्चा बढ़ाना है तो डेबिट करो। अंडरस्टैंड, डेबिट ही करोगे ना हर बार कि सर आपका खर्चा बढ़ाना है तो खर्चा डेबिट होता है और डेबिट करो। ओके सर, ये बात तो हमें चीज समझ में आ गई। लेकिन अब घटाना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस उल्टा होके देख लेना है। सर आप बोले थे किसी रिश्तेदार को यदि बढ़ाना है तो उस सेम रिश्तेदार के अकॉर्डिंग उसका जो बैलेंस है उससे बढ़ाओ। डेबिट को डेबिट के साथ में, क्रेडिट को क्रेडिट के साथ में। लेकिन जिसका बैलेंस कम करना है भाई, कम करना है। यहाँ क्या हो रहा था, सुरेश ने क्या करा, 12 लाख रुपए की एसेट्स हो गई यहाँ पे। अब सुरेश ने क्या किया, अपने छोटे भाई को 2 लाख रुपए की जो बाइक थी वो बेच दी, दूसरे छोटे मौसे के भाई को बेच दी। तो अब यहां पर सुरेश क्या करेगा? सर सुरेश यहाँ पर जब 12 लाख की एसेट्स थी, इसको अब 10 लाख तक करना है तो कम करना पड़ेगा। कम करेगा तो सुरेश इसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। फिर सर पहले डेबिट कर दिया था, अब क्रेडिट करेगा। मतलब कि जब हमें किसी को काटना है तो उल्टा करके काटो। डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करके काटो, क्रेडिट को काटना है तो उसको डेबिट करके काटो। सर क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। अब आ जाओ इधर। यदि आपके पास कोई एसेट्स है, यदि आपके पास कोई एसेट्स है, उसको यदि इंक्रीज करना है, उसको इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। यदि आपके पास कोई एसेट्स है, उसको डिक्रीज करना है, डिक्रीज का मतलब कम करना है, तो आप उसको क्रेडिट करोगे। हाँ सर। यदि मान लो कोई भी आपके पास लाइबिलिटी है, यदि आपके पास उधार वाले बातें हैं, उसका बैलेंस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करो। यदि आपको अपनी लाइबिलिटी को, यदि आपने पेमेंट कर दिया और उसको डिक्रीज करना है तो आप बोलोगे सर इसको डेबिट कर दो। यदि आपके कोई खर्चे, एक्सपेंसेज एक्सपेंसेज इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने हैं, तो आप बोलो डेबिट कर दो। यदि कोई भी आपका एक्सपेंसेज डिक्रीज करना है, कम करना है, तो उसको क्रेडिट कर दो। यदि कोई भी आपका सेल्स या रेवेन्यू रेवेन्यू यदि इंक्रीज करना है तो आप बोलोगे सर क्रेडिट कर दो। यदि आपका कोई भी सेल्स या रेवेन्यू, जो रेवेन्यू होता है उसको कम करना है, तो कभी कभी क्या होता है, सेल रिटर्न हो जाता है ना, अपन बोलते हैं ना बेचा हुआ माल वापस आ गया, उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। सर उसको डेबिट कर देंगे। यदि कोई भी आपका इनकम बढ़ाना है और बढ़ा है थोड़ा बहुत, तो उसको क्रेडिट कर दो। और कोई भी आपकी इनकम यदि डिक्रीज करनी है तो डेबिट कर दो। हाँ सर। यदि आपका कोई गेन इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसको क्रेडिट कर दो। यदि आपका कोई गेन डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। यदि आपका कोई लॉस इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो डेबिट कर दो। और यदि कोई आपका लॉस यदि डिक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट कर दो। सारी बातें हमने यहाँ पे देख लिए और इसी को बोलते हैं मॉडर्न टाइम की अकाउंटिंग। इसी को बोलते हैं मॉडर्न टाइम की अकाउंटिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि किसका बैलेंस बढ़ाएंगे तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। ओके, तो एक बार इसका अच्छे से इसको सोच के देखो, रटना नहीं है। ये मैंने चीजें बताई है तो समझ समझ के करा है अपन ने, एक एक चीजों को पकड़ पकड़ के करा है। हमें इसको रटना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये रट लेते हैं, एसेट्स को इंक्रीज करना डेबिट करना है, एसेट्स को डिक्रीज करना क्रेडिट करना है, लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है तो डेबिट करना, लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना। अरे भाई थोड़े दिन में भूल जाओगे, थोड़े दिन में भूल जाओगे ये बात है। बट आपने इसको कॉन्सेप्ट लगा के, दो चार एग्जाम्पल लेके फिर आपने समझना स्टार्ट किया, तो आपको यूँ पता चल जाएगा कि एसेट्स को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। मैंने चलते चलते आपको पूछ लिया कि बता तेरे पास एसेट्स है, उसका बैलेंस बढ़ाना है, डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? आप बोलोगे सर डेबिट करेंगे। चल ठीक है, मैं तेरे से 500 रुपये मांगता हूँ और थोड़े 500 रुपये और मैंने उधार ले लिए, क्रेडिट करेगा या डेबिट करेगा? सर आपने उधार ले लिए, पहले आप मेरे से पैसा मांगते थे, अब आपने उधार नहीं, मतलब आपने, आपको मैंने चुकाया है, तो पहले आप मेरा क्रेडिट बैलेंस थे और मैंने आपको चुका दिया। सर मैं डेबिट करूंगा तभी तो आप चुकोगे मेरे से, तभी तो उतरोगे। अपन कहते हैं ना बराबर हो गए, तभी तो बराबर होंगे। मेरा क्रेडिट बैलेंस है, अब डेबिट होगा तभी तो बराबर होंगे, नहीं तो कैसे बराबर होंगे? बोले हाँ। इसका मतलब सर हम है ना इसकी तैयारी करेंगे अच्छे से।
और ये जो मॉडर्न एजुकेशन का जो रूल है, या मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का जो गोल्डन रूल है, इनको भी हम ढंग से याद करेंगे, ढंग से समझेंगे, मतलब इसको ढंग से हम समझेंगे, प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि आपने इस चीज़ को समझ लिया ना, इस चीज़ को समझ लिया ना, तो आप है ना, अभी जो CMA है, CFA वाले लोग हैं ना, उनको भी नहीं पता है इन चीज़ों का। तो आप ये सोचो कि आप स्ट्रांग हो गए, अकाउंट्स में आप स्ट्रांग हो, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता है। आप यूं यूं आंसर दोगे उसको, यूं क्या करना है ना। आप वो जो अपने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग थंब रूल पढ़ के आए थे ना, उससे सिर्फ बाइफिकेशन होता है कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, वगैरह वगैरह, वो एक अलग अलग उन्होंने क्या है कि घर को बांट दिया। लेकिन ये बेचारा घर को एक साथ बना के रखा हुआ है। ये कह रहा है कि देखो एक काम करो, ये दो कुएं हैं, एक डेबिट और क्रेडिट है, यदि इसमें कुछ डालना है तो डेबिट करते रहो, और इसमें कुछ डालना है तो क्रेडिट करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है क्या क्या हो रहा है, हमें बस थोड़ा इतना पता होना चाहिए कि इस घर का क्या नाम है, और इस घर का क्या नाम है, और इस ये कहाँ आता है। देखो नाम तो याद होते हैं ना, आप अपने दोस्त का नाम याद रखती हो ना। ऐसे थोड़ी आज दोस्त है यार, रमेश है यार, कल उसने अपना नाम चेंज कर लिया, कल वो सुरेश कह रहा वो कह रहा है, नाम नाम ही होता है ना। तो ऐसे ही बस उनके नाम याद करने हैं आप, कि जो खर्चा है उसको हम डेबिट कहेंगे, खर्चे के जितने भी नाम हो गए, चाहे जितने भी खर्चे हो गए, वो सारे के सारे डेबिट में आएंगे। और दूसरी बात, 3 दिन बाद में वो क्रेडिट में कभी नहीं होंगे, उनका जो टैग लगा हुआ ना वो डेबिट का रहेगा। हाँ, बैलेंस, खर्चे का बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो, खर्चे का बैलेंस कम करना है, मतलब इसको पटकना है नीचे, तो क्रेडिट करके पटको ना यार, काट के नहीं पटकना है किसी चीज को। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखो। सर बुक में क्या, ये कहाँ देखें हम, तो आओ एक बार फटाफट बुक में देखने के लिए। तो बुक में जब आओगे ना, ये पूरा का पूरा अपने यहाँ से देखा है कि यदि एसेट्स अकाउंट है, उसका बैलेंस यदि डेबिट है तो इंक्रीज करना है तो डेबिट करोगे, और इसका बैलेंस डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी है, उसका बैलेंस यदि डिक्रीज करना है तो डेबिट करो, उसका इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करो। यदि कोई इक्विटी है, उसका बैलेंस डिक्रीज करना है तो डेबिट करो, और जो हमारे पास इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करो। सर ये सारी बातें वहाँ पहले ऑलरेडी हो चुकी है। जब आप वो सारी करके फिर यहाँ आओगे ना, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। वहाँ पहले करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, तब जाके यहाँ आओगे तो बातें, ये सारे एग्जाम्पल वगैरह समझ समझ में आएगा कि हाँ, कौन सा बैलेंस हमें कैसे बढ़ाना है और कैसे कम करना है।